नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपसे कुछ ही देर में मिर्जापुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद आयुक्त सभागार में बैठक करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। विंध्य कॉरिडोर और जल जीवन मिशन योजना पर यह समीक्षा बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बड़ी जानकारी से आपको आपसे कुछ ही देर में मिर्जापुर पहुंचेंगे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जहां पर मां विंध्यवासिनी के दर पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मां विंध्यवासिनी के दर पर गए थे, पूजा करते हुए नजर आए थे और अब आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद आयुक्त सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे। विंध्य कॉरिडोर और जल जीवन मिशन योजना पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामलाल जुड़ गए। रामलाल, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। जी, बनारस से चल चुके हैं। यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक हो जाएंगे। यहाँ पर सरकार प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं लगभग तैयारी हो चुकी है। सारे जगह पे विंध्याचल मंदिर में कुछ दर्शनार्थियों को छोड़ा जा रहा है। सारे रास्तों पर बंद कर दिया गया है दर्शनार्थियों को भी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री जी को। और बस यहाँ पर 20 मिनट बाद पहुंचने वाले हैं बस मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं कल श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। सुबह करीब 10 बजे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ होगा। तो आपको बता दें कि लखनऊ में कल श्रावस्ती जाएंगे और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करते हुए नजर आएंगे। इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी इस दौरान वहां पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे का समय जब स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा और साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुबह 10 बजे का समय जब स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। कल श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री कल करेंगे। सुबह 10 बजे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ होना है। तो कल श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 और जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद और मेरठ में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है। यूपी सरकार को लेकर जल्द ही ऐलान कर सकती है। इससे पहले लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और नोएडा के बाद 2 और जिलों में अब विचार किया जा रहा है, गाजियाबाद और मेरठ। दरअसल गाजियाबाद और मेरठ दोनों ही जगहों पर क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 लूट की बड़ी वारदातें सामने आई हैं। तो ऐसे में क्राइम रेट जो लगातार बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से की जा रही है और जल्दी ही इन दोनों जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लाने की तैयारी योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अगर बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और नोएडा इन 4 जिलों में कमिश्नरेट है और अब 4 के साथ में इन 2 जिलों में और कमिश्नरेट लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लग सकेगा।
और अगली खबर बरेली से, जहां पर सपा विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े पोल सामने आए हैं। सपा विधायक ने योगी सरकार को धमकी दे दी है। सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने अपने समर्थकों से कहा है कि अगर अपशब्द कहेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग भी हाथों हाथ जवाब देने का काम करेंगे। उनकी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूक से गोली निकलेगी, ये ऐसा कहना है सपा विधायक शहजुल इस्लाम का। और साथ ही शहजुल इस्लाम ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदस्य होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर्षिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। वहीं पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र चंदौसी पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का लोगों ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर लोगों का आभार जताया और साथ ही हिंदू नववर्ष की बधाई भी दी। इन नववर्ष की मैं सभी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ इस भारत के लिए और महान बनाने के लिए सभी एकजुट रहें, प्रयास करें और जिस प्रकार की स्थिति हमारी चल रही है ये इस प्रकार से ही बनी रहे। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह, उल्लास, कर्तव्यनिष्ठता, देशभक्ति, अनुशासन ये सब बना रहे। प्रदेश में सरकार बनने वाली पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हैं और यहाँ के जो बीजेपी समर्थक हैं उन्होंने भरोसे आपको जिताया, इसको लेकर क्या कहेंगे ये आभार? ये सभी कार्यकर्ताओं ने हमें जिताया है, संगठन के सभी पदाधिकारियों ने हमें जिताया है, उनके सहयोग से जनता ने हमें जिताया है, हमारे संगठन की नीतियों ने हमें जिताया है। हमारा जो प्रखर नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मोदी जी का, उनके नेतृत्व ने हमें जिताया। ये नववर्ष वहीं एसडीएम की पिटाई से तहसील कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया, जहां आरोपी एसडीएम पर हत्या को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मृतक सुनील शर्मा के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। लालगंज कोतवाली में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम यादव पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम पर केस दर्ज कर इलाज के दौरान अस्पताल में हुई सुनील शर्मा की मौत और 30 मार्च को नशे में पिटाई करने का सुनील ने आरोप लगाया था। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एसडीएम पर नशे में पिटाई करने का यह आरोप लगाया और उनके खिलाफ इस वक्त एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जिसके बाद में उसकी वहीं पर मौत हो गई। हालांकि और ये तस्वीर आपको दिखा रहे आरोपी एसडीएम इस दौरान पंप करते हुए भी नजर आए, लेकिन जब पिटाई कर रहे थे तब उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा। जब उसकी मौत हो गई तो उसको पंप करते हुए नजर आए आरोपी एसडीएम, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और एफआईआर दर्ज फिलहाल की जा चुकी है इनके खिलाफ।
तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम की पिटाई से तहसील कर्मचारी की मौत का ये पूरा मामला सामने आया और वहीं आरोपी एसडीएम पर हत्या को लेकर एफआईआर भी दर्ज इस वक्त की जा चुकी है। इसमें 30 तारीख को घटना हुई थी, मारपीट की ऐसा बताया गया। और 31 तारीख को शाम को श्री सुनील शर्मा जी मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि साहब हमारे साथ मारपीट किया है, मेरा मेडिकल करा दिया जाए। तो तुरंत उसने आदेश कर दिया मेडिकल कराने के लिए। उसका मेडिकल कराने भेजा गया और उसमें तुरंत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जाँच संस्थित की गई, जिसमें सीआरओ साहब को जाँच अधिकारी। कल इनकी तबीयत दोपहर बाद खराब हुई तो उनको लालगंज CHC में वहाँ पर एडमिट कराया गया और रात भर वो इलाज चला। और सुबह दोपहर के बाद वहाँ से इनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर तबीयत खराब होने के आज अभी डॉक्टर्स ने इनको बेड घोषित कर दिया। ये एसडीएम लालगंज ने हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई और प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि इसे एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के। वहीं गोंडा में गैंगरेप के आरोपी के घर पहुंचा बुलडोजर और सरेंडर न करने पर संपत्ति कुर्क करने की भी चेतावनी दी गई। आरोपी को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के सीधे तौर पर आदेश दिए गए हैं। गोंडा में गैंगरेप मामले में फरार आरोपी इजराइल के घर पर बुलडोजर पहुंचने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने अनाउंसमेंट करते हुए चेतावनी दी कि अगर अपराधी अपने अपराध से बचने के लिए फरार है और जो कोई उसे संरक्षण देगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उसका मकान और उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऐसे अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको आज मैसेज दिया गया है, 1-2 दिन में रिजल्ट आपको दिखाई देगा। और ये जब हाजिर नहीं होता है तो इसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा इसके मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने के कारण विधि कार्रवाई करते हुए इसके सभी अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इस गांव का जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूं, एक अपराधी इस्राइल जिसके बाप का नाम यूसुफ है, यह समाज विरोधी घृणित कार्य किया है, जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। यह अपने अपराध के बचने के लिए यहाँ से फरार चल रहा है। इस प्रकार के फरार अपराधी को, अभियुक्त को जो कोई भी व्यक्ति संरक्षण देगा, साथ देगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरार चल रहा है और ये जब हाजिर नहीं होता है तो इसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा इसके मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने के कारण विधि कार्रवाई करते। महिला दुष्कर्म की एक घटना जो संज्ञान में आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जेल गया है। उसी के अन्य साथी जिनके बारे में सूचना आ रही थी गड़बड़ी करने की, आज हमारी टीम बुलडोजर लेके वहाँ पे गई थी। वहाँ पे उनको चेता के आया गया है कि किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य करता है, कोई इनको पनाह देता है ऐसे अपराधियों को, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अतिक्रमण इत्यादि करता है तो उन्हीं को एक मैसेज दिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो महिला संबंधी अपराध में लिप्त है, इन सभी को एक वार्निंग है कि सख्ती के साथ इनको निपटा जाएगा। और न सिर्फ निपटा जाएगा, अपितु इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भी हम लोग कटिबद्ध है। दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति है इसमें जो पुलिस मुठभेड़ में गोली लग के जेल जा चुका है। अन्य कुछ इसमें आरोपी हैं जिनके बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। CO सिटी साहब, इंस्पेक्टर साहिबान आज पहुंचे थे और क्लियर मैसेज है कि जो महिला सुरक्षा को प्रभावित करता है, दुष्कर्म, लूट इत्यादि ऐसी घटना करता है, उनको सख्ती से निपटा जाएगा। आज और वहीं रामपुर में प्रशासन के बुलडोजर से अपराधियों में खौफ का माहौल है और आरोपी ने खुद अपना मकान गिराने की अर्जी दे दी है। एहसान की अर्जी से गांव में
हड़कंप मच गया। तालाब और कब्रिस्तान पर किया गया है अवैध रूप से कब्जा। रामपुर में प्रशासन के बुलडोजर के डर से ग्रामीण ने खुद अपना मकान गिराने की अर्जी दी है। बता दें कि मित्रपुर अरेला में लोगों ने ज्यादातर मकान पुराने जमाने से पट चुके तालाब और कब्रिस्तान पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके घर बना रखे हैं, जहां पर प्रशासन के बुलडोजर के डर से एहसान नाम के शख्स ने एसडीएम अशोक चौधरी के पास पहुंचकर अपना मकान गिराए जाने की अर्जी लगा डाली है। एहसान की अर्जी के बाद जहां गांव में हड़कंप मच गया, तो वहीं प्रशासन भी उसकी इस कार्यशैली से हैरान है। मेरा पुश्तैनी मकान दादा परदादा के टाइम का मकान था। वो जब नक्शे में देखा गया है तो वो तालाब की भूमि पाई गई है। वहाँ पे मैंने एसडीएम साहब से आपत्ति लगाई। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे ये मकान है, मकान को गिरवाया जाए। तो वहाँ मेरा ही विरोध शुरू हो गया कि तुम ही चाहते हो और कोई नहीं चाहता। वहाँ पे काफ़ी घर बने हुए हैं तालाब में, मौजूदा प्रधान का घर भी है और भी लोग हैं। तो वो वहाँ मुझे, तो इससे मुझे आज की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जान का भी खतरा है। मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ, या तो मुझे सिक्योरिटी पर रिपोर्ट करी जाए, वरना इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराधी छोटे हो या बड़े, हर कोई बस एक ही दुआ मांग रहे हैं कि कभी भूल कर भी यूपी पुलिस से सामना ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस से सामना होने का मतलब है सीधा एनकाउंटर, जिसका ताजा उदाहरण बुलंदशहर में देखने को मिला। और आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बदमाशों की कामना, यूपी पुलिस से ना हो सामना। यूपी पुलिस से पंगा मतलब सीधा एनकाउंटर। यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन गोली मार। जी हां, प्रदेश में दोबारा योगी सरकार के आने के बाद बदमाशों की तो मानो शामत ही आ गई है, पर इस शामत का नाम है यूपी पुलिस, जो इन दिनों ऑपरेशन गोलीमार के तहत प्रदेश के तमाम छोटे बड़े अपराधियों को ढूंढ कर ढेर कर रही है। नतीजा ये है कि एक एक कर छोटे बड़े माफिया और बदमाश अब यूपी छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि यूपी में रहने का मतलब है एनकाउंटर, जिससे बचना तो फिलहाल अपराधियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर अभियान का ताजा उदाहरण बुलंदशहर के नगला जगतपुर में देखने को मिला, जहां एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। दरअसल मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी पिछले लंबे समय से पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। मुखबिर की सूचना पर यूपी पुलिस की स्वाट टीम पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। वही पुलिस की माने तो आरोपी पर लूट के कई मुकदमे दर्ज है। 2021 में एक दिल्ली से ओमनी गाड़ी जा रही थी टैक्सी के रूप में, उसको सवारी बन करके कुछ लोगों ने गाड़ी को लूटा था और काफ़ी प्रयास करके हम लोगों ने उस घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को और गाड़ी को बरामद कर लिया था। पूरा गैंग अमरोहा जनपद का था। उसी घटना का एक साथी अपराधी अमन, जो हसनपुर थाना क्षेत्र जनपद अमरोहा का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। यह एक सातिर किस्म का लुटेरा और कुख्यात अपराधी है। इस पर 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी तथा इसके बारे में लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी, गिरफ्तारी के लिए लगे हुए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस की माने तो वे काफी लंबे समय से इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं बुलंदशहर की तरफ पुलिस का ऑपरेशन गोलीमार हापुड़ में भी देखने को मिला, जहां हत्या के आरोपी का सामना जब पुलिस से हुआ तो वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। वजह थी पुलिस की गोली। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं जब अपराधी की शामत आती है तो उसकी मुठभेड़ यूपी पुलिस से होती है, और यूपी पुलिस से मुठभेड़ यानी जेल से पहले अस्पताल की सैर। जी हां, फिलहाल यूपी में आए दिन यही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां अपराधी आते तो अपने पैरों पर हैं, लेकिन जाते पुलिस के कंधों के सहारे हैं।
और वो भी सीधा अस्पताल। नतीजा ये है कि पुलिस से बचने के लिए अपराधी अब किसी तरह यूपी छोड़ने की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यूपी में अपराध यानी पुलिस की गोली का शिकार, जिसका उदाहरण बुलंदशहर के बाद हापुड़ में देखने को मिला। बुलंदशहर की तरह ही हापुड़ में भी पुलिस अपराधियों के लिए आफत बनी हुई है। यहाँ पुलिस और एसओजी टीम मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें एक आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश भी शामिल है। दरअसल मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस रिकॉर्ड में जाना माना शार्प शूटर है और 4 दिन पहले ही हत्या की एक वारदात को अंजाम भी दिया था और तब से लेकर आज तक लगातार पुलिस को चकमा देकर उनके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, यूपी कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। और उस पर भी अगर कानून का चेहरा यूपी पुलिस हो तो फिर अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, उसे जेल से पहले अस्पताल की सैर करनी ही पड़ती है, यानी उसे पुलिस की गोलियों का शिकार तो होना भी पड़ता है, जैसे बुलंदशहर और हापुड़ में देखने को मिला। पुलिस की माने तो मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपियों के पास से कई अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर सिंभावली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पूर्व से वांछित चल रहे हत्या के 25,000 की इनामिया अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कपिल उर्फ अजय व गज्जू सनाफ रामनिवास घायल हुए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मौके से 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, 1 पिस्टल, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस, 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस के इस ताबड़तोड़ एनकाउंटर अभियान से अपराध पर किस हद तक लगाम लग पाती है, और साथ ही सवाल भी है कि क्या यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि यूपी में तो कम से कम अपराधियों पर एनकाउंटर का असर जरूर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।